बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 52 मुलाहिज़ा फरमाएं। लाबी में वाक़ई इस्तकबालिया काउंटर पर एक खूबसूरत थाई लड़की बैठी हुई थी। वो थरीसा की तरफ देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन हमारी शक्लें देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर थरीसा के साथ तेज तेज कदम उठाते हुए दरवाजे से बाहर आ गए। बाहर वाला गेट बंद था। लोहे के जंगले का बना हुआ खूबसूरत गेट था। बंद होने के बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए इतराफ में रास्ते मौजूद थे। बाहर निकलकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, गेट के जंगले पर एक गत्ता लटका हुआ था जिस पर क्लोज्ड लिखा हुआ था। मुझे समझने में देर न लगी कि सामी के सोग में आज ये रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया था। थरीसा अभी हमारे बीच में चल रही थी। उसके चेहरे पर अब खौफ के तासरात पड़ गए थे। हम चंद कदम ही चले थे कि अकब सी आवाज सुनकर मैं चौंक गया। उसी लम्हे पातम की आवाज सुनाई दी, बस होशियार, वो लोग आ रहे हैं। मैंने मुड़कर देखा, वो 3 आदमी थे जो बरामदे से निकलकर हमारी तरफ दौड़े आ रहे थे। एक के हाथ में समुराई तलवार थी, दूसरे के हाथ में खंजर और तीसरे के हाथ में पिस्तौल था। मुझे एकदम इस्तकबालिया काउंटर वाली लड़की का चेहरा याद आ गया। थरीसा के साथ हमें देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई थी। यकीनन उसने अंदर जाकर उन लोगों को हमारे बारे में बता दिया होगा। मैंने थरीसा का बाजू पकड़ लिया और सड़क की तरफ दौड़ने लगा। सड़क वहां से तकरीबन 200 गज दूर थी। प्रसाद और पातुम हमसे पीछे थे। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। समुराई तलवार वाला सबसे आगे था। वो तलवार लहराते हुए हल्क फाड़ फाड़ कर चीख रहा था। हमारे और उसके दरमियान तकरीबन 40 गज का फासला था। इसी दौरान में उसके दूसरे साथी भी गेट से बाहर आ गए थे। पिस्तौल वाले ने फायर कर दिया। पादुम और प्रसाद दौड़कर दरख्तों की आड़ में चले गए। मैं थरीसा का हाथ पकड़े रास्ते के ऐन बीच में दौड़ रहा था। फायर की आवाज से थरीसा चीख उठी थी। वो हील वाली सैंडल पहने हुए थी। उसके एक सैंडल मुड़ गई, वो लड़खड़ा गई। अगर मैं उसे ना संभालता तो यकीनन वो गिर पड़ती। एक और फायर हुआ। इस मर्तबा गोली हम पर चलाई गई थी, लेकिन हम दोनों बच गए। मैंने थरीसा का हाथ पकड़कर रास्ते के किनारे पर पाम के दरख्तों की तरफ दौड़ लगा दी। ठीक उसी लम्हे एक और फायर हुआ और उसके साथ ही थरीसा के हल्क से खौफनाक चीख निकली। गोली उसकी गर्दन में लगी थी। वो लहरा गई। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और एक दरख्त के पीछे छलांग लगा दी। उसी लम्हे यके बाद दीगरे कई फायर हुए और उसके साथ ही 2 भयानक चीखें भी सुनाई दी। इसी दौरान में मैं भी जेब से अपना पिस्तौल निकाल चुका था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आई। पातुम और प्रसाद की फायरिंग से 2 हमलावर ढेर हो चुके थे। एक तो वो था जिसने पिस्तौल से हम पर फायरिंग की थी, दूसरा समुराई तलवार वाला। तलवार उसके इलाज के करीब ही पड़ी हुई थी। तीसरा आदमी चीखता हुआ वापस भाग गया। प्रसाद उस पर भी 2 गोलियां चलाई, मगर वो बचकर निकल गया। मैंने थरीसा की तरफ देखा, वो खत्म हो चुकी थी। उसकी गर्दन से बहने वाला खून क्यारी की मिट्टी में जज्ब हो रहा था। प्रसाद और पातुम दौड़ते हुए मेरे करीब पहुंच गए और फिर हम तीनों ने सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। हम सड़क पर पहुंचे ही थे कि एक कार सड़क से इस तरफ मुड़ती हुई नजर आई। कार की रफ्तार बहुत कम थी। ड्राइविंग सीट पर एक अधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी। उसके सिवा कार में और कोई नहीं था। पातुम एकदम कार के सामने आ गया। उसके हाथ में पिस्तौल देकर औरत ने एकदम कार रोक दी। उसकी आंखें खौफ से फैल गई। कौन हो तुम? वो अकला कर रह गई। इंजन चलता छोड़ दो और नीचे उतर आओ। पातुम ने उसे पिस्तौल की जद पर लेते हुए घुर्रा कर कहा, जल्दी करो, नीचे उतरो। औरत दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। पातुम बड़ी फुर्ती से स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। इसी दौरान में मैं और प्रसाद भी पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ चुके थे। पातुम ने एक जोरदार झटके से कार आगे बढ़ा दी। वो कार हमने बैंकॉक नोए रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ दी। वहां से एक टुक टुक पर बैठकर क्लाड रोड से दरिया पार करके अगले चौराहे पर टुक टुक छोड़ दिया और एक टैक्सी पर बैठकर मेमोरियल ब्रिज से जरा पहले किंग रामा 1 स्टैचू वाले चौराहे पर उतर गए। वहां से 3 रोड की बस मिल गई जिसने हमें किंग टक्सन स्टैचू वाले चौराहे पर पहुंचा दिया। अगर हम पैराडाइज से सीधा उस तरफ आते तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में पहुंच सकते थे, लेकिन कई मील का ये तवील चक्कर इसलिए काटा था कि हमारा सुराग ना लगाया जा सके। किंग टक्सन वाले चौराहे से पैदल चलते हुए हम जानकी वाले बंगले पर पहुंचे तो दिन के 11 बज चुके थे। अंदर दाखिल होते थाई और जानकी ने हमें आड़े हाथों लिया। गुज़िश्ता रात जब हम सामी की लाश लेकर निकले थे तो मैंने ये कहा था कि 1.5 घंटे तक वापस आ जाएंगे। हमारा प्रोग्राम यही था कि बोरी में बंद लाश को पैराडाइज के आसपास कहीं फेंक कर वापस आ जाएंगे। लेकिन पातुम की हमाकत की वजह से ना सिर्फ कार हमारे यहाँ से निकल गई थी, बल्कि हम खुद भी मुसीबत में फंस गए थे और बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाकर वहां से निकले थे। यहाँ हमारी जान सूली पर टंगी रही। मेरे खामोश होने पर थाई ने कहा, सुबह 5 बजे सुखदर तुम लोगों की तलाश में निकला था। 6 बजे उसने फोन पर इतला दी कि पैराडाइज के पार्किंग में जब सामी की लाश दरियाफ्त हुई तो उस वक्त पेड्रो भी वहां मौजूद था। तुम लोग अगरचे बर वक्त वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन पेड्रो के आदमी पूरे शहर में तुम लोगों को तलाश करते फिर रहे हैं। मैंने फौरन ही मास्टर ऊचन को सूरत से आगाह कर दिया। मास्टर के कई आदमी अब भी तुम्हारी तलाश में निकले हुए हैं, लेकिन तुम लोग थे कहाँ? पैराडाइज रेस्टोरेंट के एक कमरे में। हम सुबह 8 बजे तक वहां रहे। मैंने कहा, क्या
थाई उछल पड़ी। हम जिस सूरत से दो चार थे उसके पेशे नजर महफूज तरीन जगह वही थी। मैंने कहा अगर हम किसी और तरफ निकलने की कोशिश करते तो शायद हम में से कोई एक पकड़ा जाता या नुकसान उठाता। ये वो सोच भी नहीं सकते थे कि हम वहां से फरार होने के बाद दोबारा उसी इमारत में आ गए होंगे। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसे पूरा वाकया बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था हम सुबह 8 बजे वहां से निकले तो एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जिसमें थरीसा नाम की वो औरत मारी गई जिसके कमरे में हमने पनाह ली। मास्टर उचन को अपनी आमद की तरह दे दो, वो परेशान होगा। जानकी ने मेरी बात खत्म होने पर कहा। मैंने करीब रखे हुए फोन का रिसीवर उठाकर मास्टर उचन का नंबर मिलाया। मेरी आवाज सुनते ही वो बोला, मुझे इतना मिल चुकी है कि तुम तीनों खैरियत से पहुंच गए हो, लेकिन रात 1 बजे के बाद से अब तक जो कुछ भी हुआ उसकी तफसील जानना चाहता हूँ। पेड्रो के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। सामी की लाश मिलने के बाद उसने जिस रद्द-ए-अमल का इजहार किया है उसका भी मुझे पता चल गया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कहाँ थे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको हमारी वापसी की तरह कैसे मिली। मैंने पूछा। मेरे कई आदमी सुबह 6 बजे से तुम्हारी तलाश में निकले हुए थे, जो हर आधे घंटे बाद मुझे सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। मास्टर उचन ने जवाब दिया। 10:30 बजे के करीब मेरे एक आदमी ने तुम लोगों को किंग रामावण स्टैचू वाले चौराहे पर बस में सवार होते देख लिया था। वो भी उसी बस में सवार हो गया और तुम लोगों के खैरियत से घर पहुंच जाने के बाद उसने मुझे फोन पर इतला दे दी। अब तुम अपनी राम कहानी सुनाओ। मैं उसे बताने लगा कि पेड्रो के आदमियों से बचने के लिए हमने कहाँ पनाह ली थी। इसमें शुबा नहीं कि तुमने बहुत जहानत का सबूत दिया, लेकिन यह बहुत बड़ा रिस्क था। अगर उन्हें शुबा भी हो जाता कि तुम लोग पैराडाइज की हुदूद में मौजूद हो तो तुम लोग जिंदा वहां से नहीं निकल सकते थे। इसके सिवा कोई चारा नहीं था मास्टर। वैसे अब मुझे खतरा से खेलते हुए मजा आने लगा है। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, रात को तो मैं पेड्रो की हालत देख चुका हूँ, उसके बाद का मुझे इल्म नहीं। अब क्या सूरत हाल है? अभी तक तो खामोशी है। 2 बजे सामी की आखिरी रसूमात होने वाली हैं। जो कुछ भी होना है उसके बाद ही होगा। वैसे पेड्रो के हल्के में तमाम होटल, नाइट क्लब और कैसीनो सामी के सोग में बंद हैं। 2 बजे के बाद हंगामों की तवक्को है। तुम तीनों किसी सूरत में भी 2-3 दिन बाहर नहीं निकलना। पेड्रो के अलावा पुलिस भी तुम लोगों की तलाश में है। ठीक है मास्टर, हम मोहतात रहेंगे। मैंने कहा। हम कुछ देर और बातें करते रहे, फिर मैंने फोन बंद कर दिया। नवीता इसी दौरान में काफी बनाकर ले आई। गर्म और तल्ख काफी का पहला घूंट भरते ही मुझे यूं लगा जैसे सीने में आग सी भर गई हो। इस वक्त दोपहर के 12 बजने वाले थे। नाश्ता तो क्या, अभी तक पानी का एक घूंट भी नहीं भरा था। खाली पेट तल्ख काफी ने सीने और पेट में शदीद जलन पैदा कर दी थी। अगर तुम गाड़ी पैराडाइज ना ले जाते तो ये सब कुछ ना होता। मैंने पाथम की तरफ देखते हुए कहा, अब न सिर्फ हमें उस गाड़ी से हाथ धोने पड़े, बल्कि पुलिस उस गाड़ी के जरिए तुम्हारे वर्कशॉप तक पहुंच जाएगी। बल्कि मेरा ख्याल है कि पुलिस से पहले पेड्रो के आदमी वहां पहुंचेंगे। गाड़ी की तुम फिक्र मत करो बास, पाथम ने कहा। उसके लहजे में नदामत भी थी। मैंने पहले भी बताया था कि ये गाड़ी किसी कंपनी की मलकियत थी, जो एक हादसे के बाद वर्कशॉप लाई गई थी। ये गाड़ी कई महीनों तक वर्कशॉप में पड़ी रही। इसी दौरान में वो कंपनी भी बंद हो गई। मैंने इस गाड़ी को मुरम्मत करके इस्तेमाल के काबिल बना लिया। तकरीबन 2 साल से तो इसे चला रहा हूँ, कभी चेकिंग की जद में नहीं आई। और मजीद ये बताऊं कि इस गाड़ी की नंबर प्लेट्स भी असली नहीं है। अब उस गाड़ी के बारे में तहकीकात जरूर की जाएंगी, लेकिन पुलिस या पेड्रो के आदमी किसी तरह भी मेरे वर्कशॉप तक नहीं पहुंच सकेंगे। नंबर प्लेट के जरिए वो न जाने कहां पहुंचे। अगर चेसिस और इंजन नंबर से चेक किया गया तो शायद उस कंपनी के एड्रेस तक पहुंच जाए। मगर वहां के लोग भी इस बात को भूल गए होंगे कि वहां कोई इस नाम की कंपनी हुआ करती थी। उस गाड़ी के जरिए तो हमारा सुराग नहीं लगा सकते। अलबत्ता ये अफसोस जरूर है कि एक सहूलत खत्म हो गई, लेकिन उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं किसी और गाड़ी का बंदोबस्त कर लूंगा। हमें बहरहाल मोहतात तो रहना होगा, मैंने कहा। और फिर थाई वगैरह की तरफ देखते हुए बोला, मेरा ख्याल है तुम में से किसी को एहसास नहीं कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। इस काफी ने तो पेट की आग कुछ और भी भड़का दिया। गैर जिम्मेदारी की थोड़ी बहुत सजा तो मिलनी चाहिए ना, जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तो रात भर इंतजार की सूली पर टंगे रहे और तुम लोग थोड़ी देर तक भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। तुम्हारे रहमो करम पर है, जो चाहो सजा दो। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि एक कप चाय के अलावा हम लोगों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, जानकी ने कहा। बहरहाल खाना तैयार करने में देर तो लगेगी, लेकिन अभी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जिससे इंतजार का हौसला पैदा हो। वो मुस्कुराती हुई किचन की तरफ चली गई। नवीता भी उसके साथ ही थी। प्रसाद और पाथम बरामदे के साथ वाले कमरे में चले गए और मैं वहीं बैठा थाई से बातें करने लगा। थाई घुरीद कर मुझसे सब कुछ दोबारा पूछ रही थी। 4 बजे जब हम सब बैठे खाना खा रहे थे तो सुख्तर भी आ गया। वो दोपहर 1 बजे मास्टर उचन के पास पहुंच गया था और उसे वहां से हमारी बाखैरियत वापसी की इतला मिल गई थी और अब वो शहर के हालात का जायजा लेता हुआ आया था। बहुत गड़बड़ है, उसने कहा। सामी की तदफीन के फौरन ही बाद उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था। पुलिस ने हंगामे पर काबू पाने की कोशिश की, मगर पेड्रो के आदमी तो तय करके आए थे कि कुछ न कुछ करना है। उन्होंने तोड़ फोड़ और लूट मार शुरू कर दी। जनाजे के जुलूस के रास्ते में तमाम दुकानें बंद थी, मगर उन लोगों ने दुकानों के शटर तोड़ दिए और सामान लूट लिया। हंगामा अब शहर के बहुत से इलाकों में फैल चुका है
और मेरा ख्याल है पुलिस के लिए फौरी तौर पर उस पर काबू पाना आसान नहीं होगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, पेड्रो अंडरवर्ल्ड का किंग है। उसके भाई का कत्ल कोई मामूली बात नहीं। तमाम शरपसंद और गुंडे किस्म के लोग उसका साथ दे रहे हैं। इस किस्म के लोगों को तो मौका मिलना चाहिए, मैंने उसके खामोश होने पर कहा। लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि पेड्रो की यह बादशाहत ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रहेगी। वो उन्हीं लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगेगा जो आज उसके नाम से थर थर कांपने लगते हैं। बहरहाल, क्या तुम बता सकते हो कि पेड्रो इससे कहाँ होगा? मैं सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। उसे पैराडाइज ही में होना चाहिए, सुख्तर ने कहा। सुबह जब तुम लोग एक औरत को यरगमाल बनाकर लाए थे तो उस वक्त भी हंगामे में 3 अफराद मारे गए थे। पेड्रो उस वाक़े की तरह मिलने के थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गया था। वो इस बात पर भी भड़क उठा था कि तुम लोग रात भर वहां रहे और किसी को पता नहीं चल सका। उसने अपने कुछ आदमियों को मारा पीटा भी था। वो लोग इतने गैर मोहतात और बेपरवाह क्यों हो गए हैं? उन वाक़यात की तफ्तीश के लिए पुलिस के बाद अफसरान बार बार वहां जा रहे हैं और मेरा ख्याल है सामी की तदफीन के बाद पेड्रो भी वहीं गया होगा। मैं समझ रही हूँ कि तुम पेड्रो के बारे में क्यों पूछ रहे हो। थाई घूरती हुई निगाहों से मुझे देखने लगी। इस वक्त उसे फोन करके मजीद तैश दिलाने की कोई जरूरत नहीं। ये हंगामे खत्म हो लेने दो, बाद में देखा जाएगा। मैं वाकई पेड्रो को फोन करना चाहता था, लेकिन थाई के कहने पर मैंने अपना इरादा बदल दिया और पाथम की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा वर्कशॉप बंद होगा या किसी और ने खोला होगा? मेरे एक असिस्टेंट के पास भी चाबियां मौजूद हैं। मैं जब मौजूद नहीं होता तो वही वर्कशॉप खोलता है, पाथम ने कहा। उसे फोन करके बता दो कि तुम इस शहर से बाहर हो और 2-3 दिन तक वापस नहीं आओगे। बातों ही बातों में उसे ये भी मालूम करो कि सूरत-ए-हाल क्या है, मैंने कहा। पाथम ने फोन का रिसीवर उठाकर वर्कशॉप का नंबर मिलाया। उसका असिस्टेंट शायद किसी काम में मसरूफ था। कॉल 4 घंटों के बाद रिसीव की गई। पाथम तकरीबन 10 मिनट तक उससे बातें करता रहा। उसने अपने असिस्टेंट को यह भी बता दिया था कि गुज़िश्ता रात वो अपने चंद दोस्तों के साथ सैरो तफरीह के लिए सारा बोरी गया हुआ है। उसकी वापसी 2-4 रोज बाद होगी। इसी दौरान में वो वर्कशॉप की जिम्मेदारी संभाल रखे। फिर उसने रिसीवर रख दिया और बेरी तरफ देखते हुए बोला, कोई खास बात नहीं। कोई वहां मुझे या उस गाड़ी के बारे में पूछने नहीं आया और मेरा ख्याल है वहां कोई पहुंचेगा भी नहीं। हमें किसी खौफ को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। हम शाम तक लाउंज ही में बैठे बातें करते रहे। थाई ने कुछ चीजें मंगवाने के लिए सुखदर को बाजार भेज दिया। वही एक ऐसा आदमी था जो फिलहाल महफूज था। हम में से कोई और तो बाहर नहीं निकल सकता था। 8 बजे के करीब मास्टर हुचन का फोन आ गया। उसने एक बार फिर हमें खबरदार किया था कि घर से बाहर ना निकलें क्योंकि हंगामे फैल गए थे। उन हंगामों में अब तक 1 आदमी पुलिस का और 2 आदमी पेड्रो के मारे गए थे। पुलिस कमिश्नर ने फोर्स को हुक्म दिया था कि वो शर पसंदों को देखते ही गोली मार दे। और फिर रात 11 बजे मास्टर हुचन ही ने एक और दिलचस्प खबर सुनाई। पुलिस की भारी नफरी पैराडाइज को घेरे में लेकर पेड्रो को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दरिया के रास्ते फरार हो गया। अलबत्ता उसके कई करीबी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस हंगामे में एक आदमी पैराडाइज में भी पुलिस के हाथों मारा गया था। रात 11 बजे तक इसी किस्म की मजीद खबरें मिलती रहीं। हम सब इसी सूरत पर तबसरा करते रहे थे कि फायरिंग की आवाजें सुनकर उछल पड़े। फायरिंग की आवाजें टक्सन स्क्वायर की तरफ से सुनाई दे रही थी। सुखदर सूरत मालूम करने के लिए बाहर चला गया, लेकिन उसकी वापसी जल्द ही होगी। टक्सन स्क्वायर और वांग विंग याए रेलवे स्टेशन के सामने 2 बसों को आग लगा दी गई है। स्क्वायर पर कई दुकानों को भी लूट लिया गया है। पुलिस और शरपसंदों में जबरदस्त मुकाबला है, सुखदर ने बताया। उसका अंदाजा यहाँ तक पहुंचने वाली आवाजों से भी हो रहा था। मैंने कहा, अब जरूरत इस बात की है कि हम भी जरा मोहतात हो जाएं। हमारी ये गली टक्सन स्क्वायर से ज्यादा दूर तो नहीं। पुलिस से पिटने के बाद शरपसंद इन गलियों का रुख करेंगे। हमारे पास सामी के मुआवजों से छीनी हुई 2 ऑटोमेटिक राइफलें और 3 पिस्तौल थे। सुखदर एक ऑटोमेटिक राइफल लेकर बरामदे में बैठ गया और दूसरी राइफल पाथम ने संभाल ली। वो छत पर चला गया। मैं भी उसके साथ ही था। छत से गली के दोनों तरफ खासी दूर तक देखा जा सकता था। इधर उधर देखते हुए मैंने ये बात खास तौर से नोट की थी कि उस गली में तमाम ही बंगलों की बत्तियां बुझी हुई थी। स्क्वायर की तरफ से फायरिंग की आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थी। फासला अगरचे ज्यादा था, मगर हालात का कोई भरोसा नहीं था। आसपास के इलाकों के लोग भी बत्तियां बुझाकर घरों में बंद हो गए थे। मैं पाथम को छत पर छोड़कर नीचे आ गया। एक पिस्तौल प्रसाद के पास था। पाथम वाला पिस्तौल मैंने ले लिया, जो जानकी के हवाले कर दिया। तीसरा पिस्तौल मेरे पास था। फजा मुसलसल फायरिंग की आवाजों से गूंज रही थी। लगता था जैसे वहां कोई महाज खुल गया हो, लेकिन फिर बदतदरीज उन आवाजों में कमी आती गई और बिलाखिर 1 बजे के करीब सन्नाटा छा गया। फजा में बारूद की बू के साथ आंसू गैस की अमेजिश भी थी, जिससे आंखों में मिर्चें सी लग रही थी। 1:30 बजे के करीब थाई अपने कमरे में चली गई। नवीता पहले ही अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं, जानकी और प्रसाद हाल में बैठे रहे। फिर प्रसाद भी उठकर बाहर बरामदे में सुखदर के पास चला गया। मैं और जानकी बैठे बातें करते रहे। 3 बज गए। जानकी बैठे बैठे ऊँघने लगी। वो पिछली रात जागती रही थी। जागते तो हम भी रहे थे, लेकिन इस वक्त भी हमारे लिए जागना हमारी मजबूरी थी। जानकी को सोफे पर ऊँघते छोड़कर मैं बाहर आ गया। सुखदर कुर्सी पर बैठा हुआ था। प्रसाद भी बरामदे के साथ वाले कमरे में खिड़की के करीब कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं बरामदे से निकलकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर पहुंच गया।
पातम भी मुंडीर के करीब कुर्सी पर बैठा हुआ था। उन लोगों का एहसास जिम्मेदारी देखकर मुझे खुशी थी। हालांकि सभी रात भर जागते रहे थे, कोई और होता तो शायद ये सूरत देखने में न आती। मैंने नीचे आकर थाई और नवीता के कमरों में झांका। वो दोनों गहरी नींद में थी। मैं दोबारा लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गया। जानकी सामने वाले सोफे पर आड़ी तिरछी पड़ी थी। सांस की आमदोरी से उसके सीने का जीरो बम मेरे सीने में इर्ताज सा पैदा कर रहा था। मैंने उसकी तरफ से नजरें हटा ली। मेरे आसाब भी अब कमजोर होने लगे थे। आंखों में शदीद जलन होने लगी और पलकें नींद के बोझ से झुकी जा रही थी। मैं जागते रहने की कोशिश कर रहा था और नींद मुझे पिछाड़ने की कोशिश में थी। मेरी आंखें बंद हो रही थी कि करीब पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैं उसी तरह उछला जैसे मेरे सर पर बम फटा हो। सन्नाटे में टेलीफोन की घंटी की आवाज बम के धमाके से कम नहीं थी। जानकी भी हड़बड़ाकर उठ गई। उसने सोफे पर पड़ा हुआ पिस्तौल फौरन ही हाथ में ले लिया। वो शायद समझी थी कि किसी ने मकान पर हमला कर दिया है, लेकिन फिर बात उसकी समझ में आ गई और वो परेशान नजरों से टेलीफोन की तरफ देखने लगी। टेलीफोन की घंटी 2 मरतबा बज चुकी थी। मैंने अपने आवाज पर काबू पाने की कोशिश करते हुए हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया, लेकिन खुद कुछ बोलने की बजाय दूसरी तरफ से किसी के बोलने का इंतजार करने लगा। और मेरा ये इंतजार ज्यादा तवील साबित नहीं हुआ। सिर्फ 1 सेकंड बाद मास्टर हुचन की आवाज मेरी समाज से टकराई। हेलो वजदान, मैं मास्टर हुचन बोल रहा हूँ। यस मास्टर, खैरियत? मैंने पूछा। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। इस वक्त 3:30 बजे थे और मुझे किसी गड़बड़ का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी। खैरियत होती तो इस वक्त तुम्हें फोन ना करता। मास्टर हुचन की आवाज सुनाई दी। तुम लोग अपनी जरूरी चीजें समेटो और वो बंगला छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 1 घंटे के अंदर अंदर वैन तुम लोगों को लेने के लिए पहुंच जाएगी। मामला क्या है मास्टर? मैंने पूछा। पेड्रू के आदमियों ने महाराज के जिम्नाजियम पर हमला कर दिया था। मास्टर हुचन ने जवाब दिया। ये तकरीबन 2 घंटे पहले की बात है। मैं उस वक्त जिम्नाजियम में मौजूद नहीं था। जितने भी लड़के वहां मौजूद थे उन्होंने डट कर मुकाबला किया, लेकिन पेड्रू के आदमियों की तादाद ज्यादा थी और वो आतशी असले से भी लैस से। हमारा एक लड़का मारा गया और 3 जख्मी हुए हैं। मैं इतना मिलते ही कुछ और लड़कों को लेकर यहाँ पहुंच गया। पेड्रू के आदमी मेरे पहुंचने से पहले भाग चुके थे और वो नगम को उठाकर ले गए हैं। नगम उन चंद लड़कों में से एक है जो तुम्हारी मौजूदा पनाहगाह से वाकिफ है। नगम बहुत मजबूत आसाब का मालिक है, लेकिन पेड्रू तशद्दुद के ऐसे तरीकों से वाकिफ है कि पत्थर भी बोल उठते हैं। मुमकिन है नगम? मैं समझ गया मास्टर। मैंने उसकी बात काट दी। एहतियात का तकाजा यही है कि तुम लोगों को वहां से हटा दिया जाए। मास्टर हुचन ने कहा। तैयार रहो, 1 घंटे के अंदर अंदर वैन पहुंच जाएगी। ओके मास्टर, हम तैयार हैं, मैंने कहते हुए रिसीवर रख दिया। मैं रिसीवर रखकर जैसे ही घूमा मेरी नजरें थाई और नवीता पर पड़ गई। वो दोनों अगरचे गहरी नींद में थी, लेकिन फोन की घंटी की आवाज ने उन्हें भी जगा दिया था। उन दोनों की आंखें सुर्ख थी। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मेरी नींद काफूर हो चुकी थी। पेड्रू के आदमी महाराज के जिम्नाजियम पर हमला करके नगमी नामी एक लड़के को उठा कर ले गए हैं। नगम हमारी इस पनाहगाह से वाकिफ है। मास्टर हुचन को अंदेशा है कि वो तशद्दुद से जबान ना खोल दे, इसलिए हमें ये बंगला छोड़ देने को कहा गया है। 1 घंटे में वैन यहाँ पहुंचने वाली है। तुम लोग अपनी जरूरी चीजें समेट लो और रवानगी के लिए तैयार हो जाओ। मैंने बारी बारी उनकी तरफ देखते हुए कहा। जानकी भी एक झटके से उठकर बैठ गई। मैं तेज कदम उठाता हुआ दरवाजा खोलकर बरामदे में आ गया। सुखदर को छत पर भेज दिया कि वो पातम को बुला लाए और फिर प्रसाद को भी अंदर बुला लिया। 2 मिनट बाद सुखदर और पातम भी अंदर आ गए। मैंने उन्हें सूरत से आगाह कर दिया और तेज कदम उठाता हुआ उस कमरे में आ गया जहाँ थाई कुछ जरूरी चीजें और मेरे और अपने कपड़े कैनवस के एक बड़े बैग में ठोंस रही थी। जानकी और नवीता भी अपनी जरूरी चीजें समेटने में लगी हुई थी। मैं और प्रसाद घूम फिर कर कमरों का जायजा लेने लगे। हम लोग कई महीनों से इस बंगले में रह रहे थे और यहाँ अपनी मौजूदगी के निशान मिटाना आसान नहीं था और मेरा ख्याल इसकी जरूरत भी नहीं थी। अगर निगम ने पेड्रू को हमारी इस पनाहगाह के बारे में बता भी दिया तो सुराग मिटाना या ना मिटाना कोई मानी नहीं रखता था। शाहबहन 1 घंटे से भी पहले पहुंच गई। हम तैयार ही थे। सुखदर ने गेट पर जाकर इत्मीनान कर लिया कि वो मास्टर हुचन ही के आदमी थे। उसका इशारा पाकर हम बाहर आ गए। जानकी ने तमाम बत्तियां बुझाकर दरवाजे लॉक कर दिए। वैन में बैठने से पहले उसने बाहर का गेट भी मकफल कर दिया और चाबियों का गुच्छा बैग में डाल लिया। हम 7 आदमी थे। 2 गनमैन पहले ही से वैन में मौजूद थे। वैन गलियों से निकलकर जैसे ही टक्सन स्क्वायर पर पहुंची, दाईं तरफ खड़ी हुई पुलिस की एक खुली जीप हमारे ताकुब में लग गई। वैन गलियों से निकलकर जैसे ही टक्सन स्क्वायर पहुंची, दाईं तरफ खड़ी हुई पुलिस की एक खुली जीप हमारे ताकुब में लग गई। जीप के पिछले हिस्से में आमने सामने की सीटों पर 3-3 मुसल्लह पुलिस वाले बैठे हुए थे। एक ड्राइवर के साथ वाली सीट पर था। मैंने अपने साथ वैन में बैठे हुए गनमैन को पुलिस जीप की तरफ मुतवज्जो किया तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो हमारी आदमी है लिटिल मास्टर, गनमैन ने जवाब दिया। रात 1-1:30 बजे तक पूरा शहर हंगामों की जद में रहा है। पुलिस हर तरफ गश्त कर रही है। गाड़ियों को जगह जगह रोककर चेक किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में तुम लोगों को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने का यही एक महफूज तरीका था। हमारे साथ साथ पुलिस की उस जीप की मौजूदगी से कोई और पुलिस पार्टी वैन को चेक करने की कोशिश नहीं करेगी। क्या वो वाकई पुलिस के आदमी है? मैंने पूछा। नहीं, इस मर्तबा गनमैन ने मुख्तसर सा जवाब दिया।
मैं बाहर देखने लगा। एक जगह सड़क के ऐन बस में एक जली हुई बस खड़ी थी। चौराहे की दूसरी तरफ पुलिस का एक ट्रक खड़ा था और मुतअद्दिद पुलिस वाले इधर उधर फैले हुए थे। सड़क पर लातादाद पत्थर बिखरे हुए थे। ये सब कुछ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि 2-3 घंटे पहले यहाँ क्या हुआ होगा। वैन टक्सन स्क्वायर और वांग विंग रेलवे स्टेशन क्रॉस करके टक्सन रोड पर आ गई और कुछ फासला तय करके बाईं तरफ मुड़ गई। करोंग थी ब्रिज से दरिया पार करके वैन एक बार फिर बाईं तरफ न्यू रोड पर मुड़ गई। पुलिस की जीप भी हमारे पीछे चली आ रही थी। करोंग थे ब्रिज पर एक पुलिस पार्टी ने हमारी वैन को रोका था, लेकिन हमारे साथ आने वाली जीप की अगली सीट पर बैठे हुए इंस्पेक्टर की वर्दी में मलबूस एक आदमी ने उन पुलिस वालों से सख्त लहजे में कोई बात की और उसके फौरन ही बाद हमारी वैन को आगे जाने का इशारा कर दिया गया। न्यू रोड से वैन एक तंग सी सड़क पर मुड़ गई। ये सड़क दरिया तक चली गई थी। इसके दोनों तरफ बंगले नुमा रिहायशी इमारतें थी। सड़क के इख्तिताम पर दरिया के किनारे एक खूबसूरत बुद्ध इबादत गाह बनी हुई थी। इस इबादत गाह का कुछ हिस्सा किनारे पर था और कुछ दरिया के अंदर सतूनों पर तामीर किया गया था। वैन इबादत गाह के मरकजी गेट के सामने से दाईं तरफ मुड़ गई और तकरीबन 50 गज का फासला तय करके सड़क पर लगे हुए बैरियर के सामने रुक गई। उस बैरियर के साथ ही एक तरफ 2 कमरे बने हुए थे, जिनमें से एक पर बुकिंग लिखा हुआ था। यह बोट लैंडिंग थी। दरियाए चाओ फरिया पर जगह जगह इस किस्म की बोट लैंडिंग बनी हुई थी। दरिया में चलने वाली बोट्स और लांचे कुछ तो प्राइवेट कंपनियों की मलकियत थी और कुछ हार्बर अथॉरिटी की निगरानी में चलती थी। हम वैन से उतर आए। पुलिस की वर्दी में मलबूस आदमी वहीं रुक गए और हम अपने साथ वैन में आने वाले 2 गनमैनों के साथ बैरियर के दूसरी तरफ आ गए। आगे एक पुख्ता प्लेटफार्म सा बना हुआ था। उसके साथ एक जेटी थी जो जरा सी दरिया के अंदर को निकली हुई थी। जेटी से एक कश्ती लगी हुई थी जिस पर तकरीबन 20 आदमी बैठ सकते थे। 2 आदमी पहले ही कश्ती पर मौजूद थे। हमारे साथ वो दोनों गनमैन भी कश्ती पर सवार हो गए और कश्ती हरकत में आ गई। रात के आखिरी पैर की खामोशी में चप्पों की शड़प शड़प की आवाज बड़ा पूरी इसरार तासर दे रही थी। तकरीबन 30 गज का फासला तय करके कश्ती दरिया में लंगर अंदाज एक लांच के करीब रुक गई। कश्ती रुकते ही ऊपर से कुछ पूछा गया और फिर जवाब मिलने पर ऊपर से रस्सी की एक सीढ़ी लटका दी गई। ये सीढ़ी खतरनाक नहीं थी। इस पर कदमचों की तरह लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे। पहले थाई, जानकी और नवीता को ऊपर भेजा गया और फिर हम भी बारी बारी ऊपर आ गए। हमारे बैग गनमैनों ने ऊपर पहुंचाए थे और फिर लांच पर एक आदमी को देखकर मैं चौंक गया। वो मास्टर हुचन था। ये लांच तुम लोगों के लिए महफूज है, मास्टर हुचन ने कहा। जब तक हालात पुरसकून नहीं हो जाते तुम लोग यहीं रहोगे, किसी को शुभ भी नहीं होगा। ये मुसाफिरों को सैर कराने वाली लांच थी। इसमें ज्यादा से ज्यादा 50 मुसाफिर बैठ सकते थे। अर्श पर सीटें लगी हुई थी। एक तरफ कैप्टन का कैबिन था और उसके साथ 2 कैबिन और थे। 3-4 कैबिन नीचे भी बने हुए थे। कैप्टन के अलावा लांच पर अमले के 4 आदमी थे। मास्टर हुचन कुछ देर हमारे पास रहा, फिर कश्ती पर बैठकर वापस चला गया। वो दोनों गनमैन लांच पर ही रह गए। मास्टर हुचन के जाने के बाद हम ये तय करने लगे कि किसको कहाँ सोना है। नीचे वाला एक कैबिन जानकी और नवीता को दे दिया गया। दूसरे कैबिन पर थाई ने कब्जा कर लिया। मैं बरसात वगैरह ऊपर आ गए। ऊपर भी 2 कैबिन थे और अर्शे पर सीटें भी लगी हुई थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस लांच में टेलीफोन भी मौजूद था। रात का आखिरी पैर गुजर गया। नींद एक बार फिर गालिब आने लगी। मुआवजों की मौजूदगी में अब हमें जागने की जरूरत नहीं थी। प्रसाद और सुखदर वगैरह ऊपर वाले कैबिनों में घुसकर सो गए और मैं नीचे थाई वाले कैबिन में आ गया। इस कैबिन में 2 आरामदेह बर्थ लगे हुए थे। एक बर्थ पर थाई सो रही थी। मैं दूसरे बर्थ पर लेट गया। नींद के बोझ से मेरी पलकें झुकी जा रही थी और फिर कुछ ही देर बाद मैं भी नींद की आगोश में पहुंच चुका था। 3 दिन गुजर गए। हम लांच के कैदी बनकर रह गए थे। लांच ज्यादातर दरिया में तैरती रहती। कभी कुछ देर के लिए किसी ऐसी जगह लंगर अंदाज हो जाती कि दूसरों को शुबा ना हो सके। इन 3 दिनों के दौरान में ये लांच किनारों से दूर ही रही थी और इन 3 दिनों में इस लांच ने अपनी लैंडिंग से सांगी बोट लैंडिंग तक दर्जनों चक्कर लगा लिए थे। इन दोनों बोट लैंडिंग्स के दरमियान कई मील का फासला था और दरियाई अंग्रेजी के हर्फ एस की तरह बल खाता हुआ फैला हुआ था। दरिया से दोनों किनारों पर आबाद शहर का नजारा बड़ा दिलकश था। शाम के बाद जब दोनों किनारों पर इमारतों की रोशनियां जगमगा उठती तो ये नजारा कुछ और भी दिल फरेब हो जाता। दिन के वक्त तो हम अपने कैबिनों तक ही महदूद रहते, अलबत्ता रात को अर्शे पर आ जाते। इन 3 दिनों के दौरान में मास्टर हुचन ने सिर्फ एक मरतबा टेलीफोन पर राब्ता किया था और उसके कहने के मुताबिक सूरत बदतरीन नॉर्मल हो रही थी। लांच पर जरूरत की हर चीज मौजूद थी। एक छोटा सा किचन भी था। लांच के एक मुलाजिम कुक के फराइज अंजाम दे रहा था। थाई खानों के अलावा इंडियन और यूरोपियन खाने भी बहुत अच्छे बना लेती थी। किसी चीज की जरूरत होती तो हम फ्लोटिंग मार्केट से खरीद लेते। बैंकॉक की फ्लोटिंग मार्केट भी एक दिलचस्प जगह थी। यहाँ कश्तियों पर दुकानें सजी हुई थी और इन दुकानों पर हर चीज दस्तयाब थी। लोग भी कश्तियों पर बैठकर ही खरीदारी करते थे। गाहकों में ज्यादा तादाद गैर मुल्की सियाहों या उन लोगों की थी जो थाईलैंड के दूसरे शहरों से आते थे। इस तरह कश्तियों पर बैठकर खरीदारी भी हो जाती और तफरीह भी। वो चौथा दिन था। थाई वगैरह उगता गई थी।
वो यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि मास्टर हुचन से क्लियरेंस मिले बगैर हम लॉन्च नहीं छोड़ सकते थे। हमें तो अभी तक ये भी पता नहीं चला था कि जानकी वाला बंगला अब भी महफूज था या नगम पेड्रू को उसके बारे में बता दिया था। मैंने कई मरतबा टेलीफोन पर मास्टर हुचन और महाराज से रब्ता करने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। वो शाम का वक्त था। लॉन्च इस फ्लूटिंग मार्केट के इलाके में लंगर अंदाज थी। बेरुथाई अर्शे की रेलिंग पर झुके दरिया की पुरसुकून सतह पर हिलकोरे लेती कश्तियों को देख रहे थे और कश्तियों पर सजी उन दुकानों के बारे में तबसरे भी कर रहे थे। थाई बात करते करते रुक गई। उसके चेहरे पर खौफ के तासरात और आंखों में वहशत सी उभर आई।